सभी को नमः संस्कृताय। और हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे और संस्कृत में आपको हमने एक दो टॉपिक पढ़ा दिए थे और आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रयत्न। संस्कृत में प्रयत्न ये उच्चारण स्थान से संबंधित टॉपिक है। जैसा कि उच्चारण स्थान में होता है कि किस वर्ण में कौन वर्ण किस अंग से उसका उच्चारित किया जाता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, इसी तरह ये प्रयत्न है। प्रयत्न क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और किन वर्णों का कौन सा प्रयत्न होता है, इस प्रकार से आज हम लोग प्रयत्न में डिस्कस करेंगे और इससे आने वाले प्रश्न या इनसे बनने वाले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, आपको आज बताएंगे प्रयत्न। तो जो प्रयत्न होता है संस्कृत में, अगर इसका प्रयत्न का वास्तविक अर्थ देखें तो इसको वास्तविक अर्थ में प्रयत्न या प्रयास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रयास कहा जाएगा। इसको प्रयत्न को संस्कृत में प्रयत्न या यत्न भी कह देते हैं। मान लो लिखा हो कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं या प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो दोनों में आपका एक ही आंसर होगा। ठीक है, जो यत्न होता है वही प्रयत्न होता है। और यत्न और प्रयत्न क्या होता है कि ये वर्णों के उच्चारण करने का जो प्रयास है, कोशिश है, उसे हम लोग संस्कृत में प्रयत्न कहते हैं। तो जो प्रयत्न होता है, यत्न होता है, इसको संस्कृत में लिख सकते हैं यत्नो यत्नो द्विधा द्विधा आभ्यंतरो 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 और वाहा। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है कि जो संस्कृत में यत्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। द्विधा मीन्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? आभ्यंतर और वाहा। कितने होते हैं? आभ्यंतर और वाहा। अभी तक मैंने आपको बताया कि संस्कृत में प्रयत्न या यत्न एक ही बात होती है और यत्न या प्रयत्न का मतलब होता प्रयास या कोशिश। इसका मतलब है कि वर्णों के बोलने में जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो किस प्रकार की है या उसको किस नाम से जानते हैं। इस प्रकार से प्रयत्न या यत्न कहते हैं। और जो यत्न या प्रयत्न होते हैं, इसका सूत्र है यत्नो द्विधा आभ्यंतरो वाहा। इसका मतलब है कि यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और वाहा। अब हम लोग जान लेते हैं जो यत्न होते हैं इसका किस प्रकार से कैसे कैसे विभाजन है। जैसे यत्न या प्रयत्न एक ही बात है। ठीक है, यत्न या प्रयत्न एक ही बात है। और जो यत्न और प्रयत्न है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में। पहला, जैसा कि ऊपर बताया गया, आभ्यंतर। पहला क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, और दूसरा है बाहा प्रयत्न, बाहा प्रयत्न। दूसरा क्या है? बाहा प्रयत्न। ठीक है, आभ्यंतर और बाहा प्रयत्न। जो आपके आभ्यंतर प्रयत्न हैं, आप देख रहे हैं कि नाम के अकॉर्डिंग ही आपको समझ में आ रहा होगा। आभ्यंतर प्रयत्न मीन्स क्या होता है कि ऐसे वर्णों के बोलने में जो आंतरिक प्रयास लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? जो आंतरिक प्रयास लगाते हैं उससे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और वर्णों के उच्चारण करने में जो बाहरी प्रयास लगाया जाता है, जो बाहरी प्रयास लगाया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो जो आभ्यंतर प्रयत्न है ये कैसा प्रयत्न है? एक भाषा में यहाँ लिख रहे थे, ये आंतरिक प्रयास है। कैसा प्रयास है? आंतरिक प्रयास है। वर्णों के उच्चारण करने में जो आप आंतरिक प्रयास लगा रहे, आंतरिक कोशिश कर रहे हो, वो उसको आंतरिक प्रयास कहा जाता है। और बाहरी प्रयास को, बाहरी कोशिश को बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी। और जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है ये 5 प्रकार का होता है। जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो कितने प्रकार का होता है? जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो 5 प्रकार का होता है।
और जो बाहा प्रयत्न होता है, जो बाहा प्रयत्न होता है, ये 11 प्रकार का होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि यत्न या प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा है, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाहा। कौन कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न, बाहा प्रयत्न, ठीक है। और आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 5। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। और बाहा प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो बाहा प्रयत्न ये 11 प्रकार के होते हैं। बाहा प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? बाहा प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ेंगे इस वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग बाहा प्रयत्न पढ़ेंगे। तो जो आभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? इसमें पहला होता है स्पृष्ट। स्पृष्ट पहला क्या होता है? स्पृष्ट। दूसरा होता है ईसत। ईसत स्पृष्ट। दूसरा क्या होता है? ईसत स्पृष्ट। और तीसरा क्या होता है? विव्रत। तीसरा होता है विव्रत। और चौथा होता है समृत। चौथा क्या होता है? समृत। और अभी इसको समृत को हम लोग बाद में लिखते हैं, समृत को बाद में लिखते हैं। पहले स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विव्रत, और यहां लिख लेते हैं ईसत। ईसत विव्रत। इससे याद करने में आपको आसानी रहेगी। ईसत विव्रत। और पांचवा और अंतमा लिख देते हैं विव्रत। क्या लिख देते हैं? विव्रत, ठीक है। पांचवा और लास्ट क्या है? विव्रत। पांचवा और लास्ट क्या है? विव्रत। आपका पहला आपका है स्पृष्ट। पहला है स्पृष्ट, और दूसरा है ईसत स्पृष्ट, तीसरा है विव्रत, चौथा है ईसत विव्रत, और पांचवा है समृत। पांचवा है समृत। इस प्रकार से 5 आपके होते हैं आंतरिक प्रयास। 5 क्या होते हैं? आंतरिक प्रयास होते हैं, मतलब आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इनसे किस वर्णों का आंतरिक प्रयास होता है, और ईसत स्पृष्ट किन वर्णों का आंतरिक प्रयास होता है, और विव्रत किन का आंतरिक प्रयास होता है। इस तरह से सभी को जानते हैं। और जो ये 11 होते हैं, ये अगले वीडियो में जानेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, अगर 3 स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट या विव्रत, इसमें से कोई 3 लिख दे और एक इधर का लिख दे, और क्वेश्चन हो कौन सा आंतरिक प्रयास नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ये हो जाए कि 3 इधर से लिख दें और एक के कि कौन सा बाहा प्रयत्न है, या 3 इधर से लिख दें तो इधर का एक। तो इस तरह से इधर उधर ये भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में करवाएंगे सीरीज में। तो अभी यहाँ देख लेते हैं कि इस कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला होता है स्पृष्ट। उसमें हम ईसत जोड़ देंगे, याद करने में सरलता रहेगी। ईसत स्पृष्ट। और अगला होता है विव्रत, और उसके अगला हो ईसत जोड़ देंगे, यहाँ भी विव्रत लगा है, और अगला लास्ट समृत हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि स्पृष्ट में कौन से वर्ड आएंगे, ईसत में कौन से आएंगे। तो पहला आपका देखते हैं स्पृष्ट। क्या देखते हैं? स्पृष्ट। यहाँ क्या है, जैसा कि आपको देखने और पढ़ने से पता चल रहा है कि स्पृष्ट, जिसे हिंदी में स्पर्श कहते हैं, जिसे हिंदी में स्पर्श कहते हैं, उसी को संस्कृत शुद्ध भाषा में स्पृष्ट कहते हैं। जो स्पृष्ट है आपका, यहाँ क्या है कि सभी जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट बोला जाता है। इसका आपका सूत्र है कि इसका सूत्र है स्पर्शः 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 व्यंजनः स्पर्शः व्यंजनः स्पृष्टम। स्पृष्टम इसका मतलब है कि जितने भी स्पर्श व्यंजन होते हैं,
जितने भी स्पर्श व्यंजन होते हैं और स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, इसका जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है? एक कंठ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते और दंत से बोले जाते तथा ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये इतने प्रकार के आपके स्पष्ट व्यंजन थे, स्पर्श व्यंजन थे। जैसा कि कंठ से का वर्ग का उच्चारण होता था, तालु से चा वर्ग का उच्चारण होता था और मूर्धा से टा वर्ग का उच्चारण होता था, दंत से ता वर्ग का उच्चारण होता था और ओष्ठ से पा वर्ग का। तो जो भी का से लेके मा तक अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण थे, जो उच्चारण स्थान थे, उन सभी का अभ्यंतर प्रयत्न आपका स्पृष्ट कहा जाएगा। स्पर्शः व्यंजना स्पृष्टम, अर्थात ये कहां से कहां तक हो जाएंगे? का से लेकर मां तक। कहां तक? का से लेके मां तक। और इनकी संख्या पूछ ली जाए कि स्पृष्ट जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है, इनमें कितने वर्ण होते हैं या कितने वर्ण बोले जाते हैं? तो जैसे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, तो उसी तरह स्पृष्ट वर्ण भी जो है वो 25 हो जाएंगे, जिनका अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयास स्पृष्ट होता है, उनकी संख्या 25 होती है। कहां से कहां तक? का से मा तक। या फिर इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं या उदित व्यंजन भी कहते हैं, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से आपका दे दिया जाए, गा दे दिया जाए या फिर चा दे दिया जाए या टा दे दिया जाए, ड़ा दे दिया, आदि आदि कोई वर्ण हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से इनका वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, इन वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो आपका सही आंसर होगा स्पष्ट। ठीक है, तो स्पष्ट का सूत्र है स्पर्शः व्यंजना स्पष्टम, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से जो उच्चारित किए जाते थे, इनकी सहायता से बोले जाते थे, उनका सभी का अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होगा। और इन ये कहां से कहां तक होंगे? का से मा तक होंगे। इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या 25 होगी। जैसा कि स्पर्श के लिए सूत्र था कादयो म वसाना, स्पर्श के लिए सूत्र क्या था? कादयो म वसाना। इसी तरह स्पर्श जितने ही हैं उनका सभी का आंतरिक प्रयत्न होगा स्पष्ट। इस तरह से आपको एक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ईसत स्पष्ट। हम लोग क्या देखते हैं? ईसत स्पष्ट। ठीक है, ईसत स्पष्ट को देखते हैं। ईसत स्पष्ट को देखते हैं हम लोग। ईसत स्पष्ट। देखो यहाँ क्या है, स्पृष्ट का मतलब था स्पर्श करना, किसी को छूना, और ईसत का मतलब होता है, इतने का मतलब होता है कि संस्कृत में इसका मतलब होता थोड़ा, और स्पृष्ट का मतलब आपको पहले से ही पता था, छूना। तो यहाँ ये हो गया कि ऐसे वर्ण जिनको मतलब कि थोड़ा स्पर्श करना पड़ता है, अर्थात जिनके बोलने में आंतरिक प्रयास कम लगाना पड़ता है, तो इन वर्णों को ईसत स्पष्ट कहा जाता है। तो इनसे जो ईसत स्पष्ट है, इनसे किन वर्णों का आंतरिक प्रयास होता है और वो कौन होते हैं? तो इसमें क्या होता है आपका, इनमें 4 वर्ण होते हैं, या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। और अगर इसका सूत्र कहा जाए तो आप देख रहे हैं कि ये चारों वर्ण को क्या कहा जाता है? चारों वर्ण को क्या कहा जाता है? इन चारों वर्ण को यण कहा जाता है। यण प्रत्याहार में आते हैं और इनको अंतस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा अंतस्था, अंतस्था ईसत, ईसत, ईसत स्पृष्टम, स्पृष्टम, अंतस्थ, अंतस्थ ईसत स्पृष्टम। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि या, आपसे पूछ लिया जाए या का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, आंसर हो जाएगा ईसत स्पृष्ट। या फिर इनमें से ईसत स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न
से कौन उच्चारित किए जाते हैं? तो आपके या, रा, ला, वा में से कोई हो सकता है। आपसे पूछ लिया जाए अंतस्थ वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, आपका आंसर हो जाएगा ईसत स्पृष्ट। आपसे कह दिया जाए यण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, आंसर हो जाएगा ईसत स्पृष्ट। या फिर ऐसा पूछ लिया जाए ईसत स्पृष्ट इनमें से यण सल इस प्रकार से प्रत्याहार दिए हों, तो आपका ईसत स्पृष्ट से किस प्रत्याहार का उच्चारण होगा, यण का। ईसत स्पृष्ट आंतरिक प्रयास है जो वो यण प्रत्याहार का है। इस तरह से इससे बनने वाले क्वेश्चन होगा ईसत स्पृष्ट। ईसत का मतलब थोड़ा और स्पृष्ट का मतलब टच होना। या, रा, ला, वा को बोलने में जो आंतरिक प्रयास है वो कुछ थोड़ा ही प्रयास लगाना पड़ना, थोड़ा ही स्पर्श करना पड़ता है, इसलिए इनको ईसत स्पृष्ट कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन? या, रा, ला, वा और यण प्रत्याहार है, और इन्हीं को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनको बोलने में जो ऊर्जा है वो पहले अंदर लेनी पड़ती है, उसके बाद बाहर निकलती है, इसीलिए इनको अंतस्थ, या अंदर जाके ऊर्जा बाहर निकलती है, इसीलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं कि अगला आपका कौन सा आएगा। अगला आपका तीसरे नंबर पे लिखा है विव्रत। क्या लिखा है? विव्रत। जो विव्रत है इसका अपने आप में मतलब होता है, विव्रत का मतलब होता है खुला। क्या होता है? खुला हुआ। मतलब ऐसे वर्ण इसमें उच्चारित किए जाएंगे, ऐसे वर्णों का ये प्रयास होगा जिनका उच्चारण आप मुंह खोल कर करते हैं। जैसे कि आपके जो विव्रत है, आपसे कहा जाए कि विव्रत आंतरिक प्रयास किसका होगा या आभ्यंतर प्रयत्न किसका होगा, तो यहाँ आपका आंसर होगा सभी स्वर। क्या होगा? सभी स्वर। क्यों? क्योंकि जो सभी स्वर हैं आपके माहेश्वर सूत्र में, जितने भी स्वर हैं जैसे कि आ, ई, उ, ऋषि, लिरि, ए, ऐ, ओ और औ। ओ और औ, ठीक है। ये सभी स्वर का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो विव्रत होगा। आप इसमें से किसी भी वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न पूछा जाए तो आंसर में विव्रत होगा, या फिर सभी स्वर लिखा हो तब भी विव्रत होगा, क्योंकि इनके उच्चारण करने में, इनके बोलने में जो मतलब आंतरिक प्रयास है, इसमें क्या होता है, जो आपका मुंह है वो खुली अवस्था में होता है। जैसे कि आप आ बोलेंगे, आ, ई, उ, इस तरह से कोई भी स्वर बोलने में, रा, ए, ओ, सभी में आपका क्या है, आप बोलकर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आपका जो मुंह है वो खुली अवस्था में पाया जाएगा। जैसे कि आ, ई, उ, रि, लिरि, इस तरह से ए, ओ, ए, इस तरह से बोलकर देख लें, तो इनके सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, विव्रत होगा। इनमें से कोई एक लिखा हो या सभी लिखे हों, सभी स्वर का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा, विव्रत हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्पृष्ट का से मा तक 25 वर्ण आते थे। स्पृष्ट क्या होता था, स्पृष्ट स्पर्शः व्यंजनम, और ईसत स्पृष्ट में आपके यण अंतस्थ आते हैं, यण प्रत्याहार अंतस्थ वर्ण आते हैं, और विव्रत में सभी स्वर आ जाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ईसत, विव्रत और संवृत में क्या आते हैं। हम लोग देखते हैं कि ईसत, विव्रत और संवृत में क्या आते हैं, आगे देख लेते हैं। जो ईसत विव्रत है, ईसत विव्रत क्या है अगला, ईसत, ईसत विव्रत अगला है ईसत विव्रत। देखो अभी मैंने बताया था कि ईसत का मतलब होता है थोड़ा, जैसे यहाँ था कि थोड़ा स्पर्श होना, ईसत मतलब स्पर्श, स्पर्श होना, ईसत मीन्स थोड़ा, थोड़ा स्पर्श होना, तो यहाँ भी इसका मतलब थोड़ा है। और विव्रत का मतलब हमने बताया था आपको खुला हुआ, तो थोड़ा खुला हुआ। इसमें कौन से वर्ण बोलेंगे, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारित करने में मुंह थोड़ा खुला हो। तो इसमें भी आपके 4 वर्ण आते हैं। इसमें कौन से वर्ण आते हैं, सा,
सा और ये वाला सा तथा हा, इसमें भी इनकी संख्या 4 है। अगर आपसे कहा जाए ये किस प्रत्याहार में आते हैं, तो आप कहेंगे कि ये सल प्रत्याहार में आते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि इनमें से कुछ लिखा हो कि सा का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, आप बताएंगे ईसद विव्रत, या फिर सल का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ईसद विव्रत। ऊष्म वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, ईसत विव्रत। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऊष्महा ऊष्महा ईसत विव्रत। ईसत विव्रत मतलब ऊष्म वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न ईसत विव्रत होता है। ऊष्म वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न ईसत विव्रत होता है। आपको समझ में आ गया होगा। ईसत का मतलब थोड़ा, विव्रत का खुला हुआ। कौन से? तीनों सा और हा सल प्रत्याहार में आते हैं आपके, और ऊष्म वर्ण इनको कहा जाता है ऊष्मा ईसत विव्रत। तो आगे आप देखेंगे कि मैंने आपको स्पष्ट का से मां तक, ईसत स्पष्ट, यारा लावा और विव्रत में सभी स्वर, ईसत विव्रत में आपके सा हा 4 वर्ण आ गए। इससे क्या होता है, जब इसका आप उच्चारण करेंगे सा, तो इसमें आपको मुंह थोड़ा खुला हुआ रखना पड़ेगा। सा हा, इस तरह से इनका उच्चारण किया जाता है, इनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अब हमारा लास्ट बच्चा समृत। क्या बच्चा? समृत। यहाँ क्या होता है कि जो समृत होता है, इसमें आपका सिर्फ एक वर्ण आता है। अगर आपका लिखा हो कि हिरस्व आ का, इसके साथ ये जरूर लिखा होगा हिरस्व आ, छोटा आ। हिरस्व मीन्स छोटा, और क्या? छोटा आ। छोटा आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? हिरस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तब आंसर आपका होगा समृत। अगर कुछ भी इसके साथ नहीं लिखा, तब तो इसका आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत ही होता है। लेकिन इसके साथ हिरस्व आ लिखा है, और इसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया जाता है कि इसके साथ लिखा हो प्रयोग की दशा। क्या लिखा हो? प्रयोग की दशा, या लिखा हो, या क्या लिखा हो, या लिखा हो लौकिक हिरस्व आ। लौकिक दशा में, लौकिक दशा में हिरस्व आ, हिरस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तब आपका आंसर सही होगा समृत। इसमें थोड़ा सा विवाद चलता है, इसलिए कुछ कुछ वैयाकरण जो होते हैं वो ये 5वां आभ्यंतर प्रयत्न मानते ही नहीं है। कुछ वैयाकरण क्या करते हैं, ये 5वां आभ्यंतर मानते ही नहीं, तो कभी कभी इसकी संख्या 4 भी सही हो जाती है। हो जाता है कभी कभी जो आभ्यंतर प्रयत्न है, अगर ये 5 ऑप्शन में नहीं है तो आप 4 भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसका आंसर 5 ही सही होता है। इसलिए हमने यहाँ इसको 5 ही लिखा था। लेकिन अगर विवाद, ये जो समृत है, समृत आभ्यंतर प्रयत्न है, ये विवाद की स्थिति में है, इसलिए कभी कभी कोई वैयाकरण इसको नहीं मानते हैं, तो हो सकता है 4 भी आंसर हो जाए। लेकिन सामान्यतः इसका आंसर आभ्यंतर प्रयत्न में 5 होता है। ठीक है, तो आपका देखेंगे कि हम लिखा हो, क्या लिखा हो, समृत कब होगा? हिरस्व आ। क्या क्या लिखा हो, क्या क्या उसका कंडीशन उसकी हो सकती है, जैसे प्रयोग की दशा या फिर लौकिक दशा में हिरस्व आ, तब इसका अभ्यंतर प्रयत्न समृत होता है। और सामान्यतः स्वर केवल आ स्वर के रूप में दर्शाया गया हो, इस तरह ऐसा लिखा हो, तो इसका अभ्यंतर प्रयत्न विव्रत ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। तो अभी एक और सरल तरीका से आपको इसको थोड़ा सा बताते हैं, ये सभी साफ करके, कि इसको याद कैसे रख सकते हैं। जैसे कि
आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि और भी दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए मिले, और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, चलो देखते हैं। देखो, जैसे हम सिर्फ आभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आभ्यंतर प्रयत्न की, ठीक है, सॉरी। जो आभ्यंतर प्रयत्न है, ये क्या है? ये आभ्यंतर प्रयत्न आंतरिक प्रयास है। प्रयत्न मीन्स प्रयास, आभ्यंतर मीन्स आंतरिक। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। और इसमें कौन कौन सा है? सबसे पहले इस तरह से हम एक लिखेंगे यहाँ पे, इस पृष्ठ, इस पृष्ठ, ठीक है। और इस पृष्ठ में क्या होता था? इस पृष्ठ में सभी स्पर्श व्यंजन आते थे। इसका मतलब था, इस पृष्ठ का मतलब है किसी को स्पर्श करना, जैसा कि ये लिखा। इसका वास्तविक हिंदी में अर्थ है छूना, ठीक है। सभी को पता है स्पर्श, चरण स्पर्श आदि बोला जाता है, तो उसमें छूना। तो इसमें क्या है कि का से लेकर माँ तक, कहाँ तक? का से माँ तक। आपका सब याद हो गया। स्पर्श से स्पृष्ट बना, और का से माँ तक, जैसे कि का, खा, गा, घा और इंगा, इस तरह से। तो इनका उच्चारण स्थान किससे किया जाता था? कंठ से, सभी का, ठीक है। इसका सभी का उच्चारण स्थान किससे किया जाता था? कंठ से। ये इधर लिखते हैं, कंठ से। और चा, छा, जा, झा, या, ठीक है। चा, छा, जा, झा, या। तो ये इसका उच्चारण स्थान तालु से। और आगे था टा, ठा, डा, ढा और ऋणा, ठीक। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। ता, था, दा, धा, ना, दंत। और पा, फा, बा, भा, मा, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ, ठीक। तो आपसे वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या फिर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से बोले जाने वाले व्यंजन का आंतरिक जो प्रयास है, आंतरिक प्रयत्न है, वो क्या होगा? स्पृष्ट। कहां से कहां तक? का से मां तक। बिल्कुल सरल, सभी सामने लिखा है। मान लो किस इसमें से कोई भी व्यंजन का आंतरिक प्रयत्न पूछा जाए, जाका, ठाका, दाका, भाका, माका, इस तरह से सभी का आंतरिक प्रयत्न स्पष्ट हो जाएगा। इनको वर्ग का पहला वर्ण कहते हैं, इनको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से 5 वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था ईसत, ईसत स्पृष्ट। दूसरा क्या बताया? ईसत स्पृष्ट। ईसत का मतलब है यहाँ पे थोड़ा, ईसत का मतलब थोड़ा, और स्पृष्ट का मतलब है छूना, मतलब थोड़ा स्पर्श होना, छूना, ठीक है। ईसत स्पृष्ट का यहाँ क्या मतलब है? थोड़ा सा स्पर्श होना, अर्थात थोड़ा छूना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको? अंतस्थ बताया था, अंतस्थ, अंतस्थ ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ठीक है। अंतस्थ ईसत स्पृष्ट। इसमें यण प्रत्याहार होता है, और इसमें या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण आते हैं। तो याद हो गया, स्पृष्ट में सबसे ज्यादा आते हैं, 25 वर्ण आते हैं। इसके टोटल कितने वर्ण हैं? इसके टोटल 25 वर्ण हैं, 25 वर्ण हैं। और इसमें आपका थोड़ा स्पर्श होना, अंतस्थ ईसत स्पृष्ट, इसका सूत्र है। और इसके आपके यण प्रत्याहार है, और यार अलावा वर्ण है, और इसमें 4 वर्ण है, ठीक है। और अगला देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था विव्रत। क्या बताया था? विव्रत। तो जो विव्रत है, इसका क्या था? सभी स्वर। विव्रत का मतलब होता है, विव्रत का मतलब होता है, विव्रत का क्या मतलब होता है? खुला हुआ,
यहाँ सभी का अर्थ भी आपको समझ में आ गया और याद भी हो गया। खुला हुआ, खुला हुआ, ठीक है, खुला हुआ। तो यहाँ क्या है, यहाँ इसका सूत्र था स्वराणाम, स्वराणाम, स्वरा स्वराणाम विव्रतम, स्वराणाम विव्रत। और इसमें सभी स्वर आ जाते थे, इसमें क्या होते थे, सभी स्वर आ जाते थे, सभी स्वर, ठीक है। और सभी स्वर में कौन कौन से, जैसे कि जो माहेश्वर सूत्र में आपके दिखाए गए हो, तो कोई भी स्वर सकता है, लेकिन जो माहेश्वर सूत्र में है वो यहाँ मैं लिख रही हूँ, आ ई उ ऋषि और लृ ए ऐ ओ और औ। तो ये 9 स्वर आपके माहेश्वर सूत्र में है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो स्पर्श में स्पृष्ट 25, ईसत में अंतस्थ और विव्रत में सभी स्वर। इसका अगला होता था, इसका अगला होता था ईसत विव्रत। इसका अगला क्या होता था, ईसत विव्रत। ईसत, ईसत विव्रत, ईसत अगला क्या है इसका, ईसत विव्रत। और ईसत का मीन्स आपको हमने थोड़ा बता दिया, और विव्रत का मीन्स खुला हुआ, थोड़ा खुला, ठीक है, थोड़ा खुला। और इसमें क्या है कि इसमें आपके ऊष्म वर्ण आते हैं, ऊष्म वर्ण आते हैं। और ऊष्म वर्ण का मतलब कि अगर लिखें कि ऊष्मा, सूत्र लिखे हैं ऊष्मा ईसत, ईसत विव्रत, ऊष्मा ईसत विव्रत, ठीक है। ऊष्मा ईसत विव्रत आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें क्या है कि इसमें आपके सल प्रत्याहार आता है और 4 वर्ण आते हैं, सा, सा, हा, ठीक है। इस तरह से ये 4 हो गए। और लास्ट का आपका अंतिम बचा जो विव्रत है, उसको हम कहाँ लिखें, विव्रत का आपका यहाँ लिख दे रहे हैं विव्रत, ठीक है। विव्रत, विव्रत में क्या है कि इसमें सिर्फ प्रयोग, प्रयोग या, प्रयोग या लौकिक दशा में, लौकिक, लौकिक दशा में ह्रस्व आ, ह्रस्व आ का अभ्यंतर प्रयत्न पूछा जाए तो आपका हो जाएगा विव्रत। और विव्रत का अर्थ होता है, जो विव्रत शब्द लिखा है इसका अर्थ होता है बंद या ढका हुआ, बंद या ढका हुआ। तो इसका कभी कभी मीनिंग भी पूछ ली जाती है, इसलिए हमने सभी की मीनिंग बता दी और सभी के अभ्यंतर प्रयत्न आपको बताए हुए हैं। तो कौन किसका अभ्यंतर प्रयत्न होता है और कौन किसकी क्या क्या मीनिंग होती है। तो आज हमने आपको सभी अभ्यंतर प्रयत्न बताए हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको वह प्रयत्न बताएंगे।